हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर्स पेपर को डिस्कस कर रहे थे। 2024 से 2011 तक के पेपर को देखेंगे, जिसमें आज का जो पेपर है वो 2021 का पेपर है और इसमें हम लोग सीडीपी के 15 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग अगर चाहे तो इसको वन लाइनर के फॉर्म में भी आप लोग एक नोट्स बना सकते हैं। इस तरीके से आपकी तैयारी थोड़ा और अच्छी हो जाएगी। कि जैसे कि मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन वो आपको नहीं आता है, तो उसका आंसर आप नोट भी कर सकते हैं वन लाइनर के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप तैयारी का एक पार्ट, सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो जो भी आपको मेथड अच्छा लगे, लेकिन आपको जितने क्वेश्चन करते जा रहे हैं उसकी वो क्वेश्चन अगर आपके पेपर में रिपीट होते हैं तो आपको ज़रूर से वो क्वेश्चन करना है। ऐसा सोच के आप अपनी प्रिपरेशन को करिए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास जो है वो कैसा होता है। तो पहला ऑप्शन है धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता। दूसरा ऑप्शन है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। थर्ड ऑप्शन में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है अनियमित और असंबद्ध होता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी जो बाल्यावस्था होती है, यानी जो चाइल्डहुड पीरियड होता है, उसमें जो डेवलपमेंट होता है मल्टी लेयर्ड होता है एंड कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर नोट डाउन करना चाहें, जैसे कि एक लाइन में आप लिखिए, बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। देखिए, सीटेट का जो पेपर होता है ना, उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर इसीलिए करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जैसे कि तैसे क्वेश्चन आपको वहाँ पेपर में जब मिलेंगे तो आपका वहाँ पे एक तो पहली बात तो आपका आंसर सही होगा। दूसरी बात ये होता है कि आपका जो पेपर होता है बहुत लेंदी होता है, पेपर 2 स्पेशली, तो उसमें आपको कई सीटेट के जैसे मैथ्स हो गया या सोशल साइंस हो गया, कई क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बहुत समय ले लेते हैं, कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो वहाँ का समय कुछ ऐसे स्ट्रेट क्वेश्चन क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं उनसे समय बच जाता है। जब आप प्रीवियस ईयर किए होते हैं तो वहाँ पे आपको ये फ़ायदा मिल जाता है। तो चलिए, ज़्यादा आपको 30 में 30 पूरा लाने की कोशिश करने की है, क्योंकि आपको 90 मार्क्स का टारगेट है, जिसमें आप लैंग्वेज से नंबर ला सकते हैं, सीडीपी से नंबर ला सकते हैं, और सब्जेक्ट की जो सीडीपी है वहाँ पेडागोजी है वहाँ से भी नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। तो पेपर पास करना बहुत आसान है, बस आपको एक ट्रिक पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ से नंबर हमको ईजिली मिल सकता है अगर हम वहाँ पे मेहनत कर ले तो। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। और डेली आपको ये वीडियो मिलेगी हर सब्जेक्ट की। आज मैं साइंस और सोशल साइंस दोनों के लिए पेपर दूंगी, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज। देखिए, सीटेट के पेपर में मैंने पहले भी कहा है कि आपको लैंग्वेज दोनों दिए रहते हैं, तो लैंग्वेज की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे हिंदी में चाहिए पेपर या इंग्लिश में। आपको दोनों लैंग्वेज जैसे ये सामने के सामने हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एक तो ऑफलाइन पेपर में और भी आसान होता है, ऑनलाइन पेपर में क्या है आपको स्क्रॉल करना पड़ता है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए हिंदी वाला ऊपर दिया हुआ है, नीचे उसके ऑप्शन दिए हुए, तो स्क्रॉल करने में बहुत टाइम जाता है। पहले हिंदी को नहीं समझ में आ रहा तो फिर इंग्लिश वाले की तरफ जाइए, उसमें टाइमिंग लगती है। ऑफलाइन पेपर में सामने सामने आपको दोनों लैंग्वेज दिए हुए, जो लैंग्वेज आपको समझ में आती है आप उसको करिए। ठीक है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपके पूरे नंबर आएंगे। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन कहता है विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है। थर्ड, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले 2 व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। फोर्थ ऑप्शन, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, जिसमें कहा गया है कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन
और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र, यानी द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड करेंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस, जो इतना वो कर सकता है, एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव, किसी जो उस कार्य में निपुण है उसकी सहायता से वो जहाँ तक उस काम को और अच्छे से कर सकता है, जो एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट चाइल्ड कुड अचीव विद द हेल्प ऑफ एडल्ट एंड मोर स्किल्ड पीयर्स। तो ये है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, और ये बहुत ही, ये सारे जो चीज़ें दी हुई हैं ना, अगर मैं सीडीपी के सिलेबस की बात करूँ तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ अगर आपसे डिस्कस किया जाए कि देखिए वाइगोस की, चलिए मैं सीडीपी को कैसे पढ़ना उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जिसको आप बहुत ज़्यादा अगर सीडीपी पढ़ रहे हैं तो उसकी ज़रूरत है नहीं पेपर में, क्योंकि पेपर में कुछ फिक्स चीज़ें आती हैं। उन टॉपिक्स को अगर आपने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट घुमा सकता है, अगर आपको वो टॉपिक पढ़ा हुआ है, आप उस कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट दिया आप आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो टेंशन की बात सीडीपी में है नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा जो लोग पढ़ने लगते हैं कहीं से भी उठा के, वो सीडीपी में फंस जाते हैं, तो उसकी मैं बात अलग से सेपरेट वीडियो में करूँगी कि सीडीपी में आपको पढ़ना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या कहा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पहला ऑप्शन कहता है कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है केंद्रीयकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। थर्ड ऑप्शन में संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। फोर्थ ऑप्शन प्रतीकात्मकता और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हो जाते हैं, यानी आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजिशनल थॉट। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे कोहलबर्ग जी आ गए हैं और लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली की सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और जो सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। एट विच स्टेज, कौन सा स्टेज पे लॉरेंस कोहलबर्ग थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल बिलीव दैट एक्टिवली मेंटेनिंग द current social system ensure positive human relationship and societal order। पहला ऑप्शन कहता है दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। सेकंड ऑप्शन कहता है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। थर्ड है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, या फोर्थ कहता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है कि भाई सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ये हमारा राइट आंसर है। द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिएगा, ताकि आपको पेपर जो है कहीं से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर मिल रहा है। तो आप फटाफट से यहाँ पे हमारे चैनल पे आके पेपर देखिए, रिवीजन करिए और अपना प्रैक्टिस कभी भी किसी भी टाइम बैठे हो वहाँ से जितने क्वेश्चंस देखेंगे, जितनी बार देखेंगे, वो आपको एक हैबिट बन जाएगी, और जब हैबिट बन जाएगी उस तरह के क्वेश्चन को समझने की, करने की, तो आपका। और एक चीज़ और करिएगा, आप प्रैक्टिस सेट या जो भी है आपके पास उसको डेली लगाइए और उसमें देखिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं।
ठीक है, 10 क्वेश्चन ही लगाइए लेकिन लगाइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं और हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की बात की गई है। सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो सामने से नाम आ रहे हैं आपको। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? Which of the following is correctly matched pair of type of intelligent and end state performance possibilities as per Howard Gardner theory of multiple intelligence? तो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया गया है और एंड स्टेट परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी दी गई है। स्थानिक मनोवैज्ञानिक, अंतरावैयक्तिक, विक्रेता, भाषिक, मूर्तिकार, शारीरिक गति संवेदना, खिलाड़ी। तो कौन सा सही है ये पूछा गया है और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक गति संवेदना, ये बॉडीली काइनेस्थेटिक जो होता है वो एथलीट होते हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि अब तो समय भी कम है और पूरे वीडियो को कम से कम 15 क्वेश्चन करना आपके लिए ज़रूरी है। लेव वाइगोस्की का क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या सही होगा यहाँ पे? तो जो ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लैंग्वेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसको भी आप वन लाइनर के फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ये है प्रगतिशील कक्षा से संबंधित प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिना सोचे समझे आप इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रगतिशील कक्षा में अब अगर आप टीचिंग लर्निंग के दौरान ही आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप पता कर रहे हैं ना एक तरीके से बच्चा कहाँ कमज़ोर है या मेरी बात उसको समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को यानी टीचर को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कक्षा में, देखिए लिंग से जेंडर से संबंधित प्रश्न आ गया जो कि हमेशा आता है, तो ये टॉपिक बिल्कुल मत छोड़िएगा और बहुत कॉमन टॉपिक है। हम जानते हैं कि समाज में जो है वो जेंडर रूढ़िवादिता है और पहले थी, अब थोड़ा कम हो गई है, तो उस पे आपको क्वेश्चन जरूर पूछने को मिलेगा। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? रूढ़िवादिता कम करनी है, विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाना है, तो इसके लिए हमारी प्रभावशाली पद्धति कौन सी होगी? लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको? यहाँ पे करना है ये कि क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह जिसमें सभी लिंग के समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, यानी फॉर्मिंग मिक्स सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स एंड प्रोमोट डिस्कशन। तो ये क्या करेगा? जेंडर रूढ़िवादिता को कम करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक समस्या या एक व्यवस्थागत मुद्दा। तो देखिए ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि अगर आप 2011 से अभी तक का पेपर देखें तो ये 7-8 बार क्वेश्चन कंफर्म पूछा गया है। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, हमेशा आता है। ये टॉपिक बहुत, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आता है, तो इसको तो आप नोट डाउन कर ही लीजिए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो आपका बहुभाषिता होती है यानी मल्टीलिंगुअलिज्म होता है, वो अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को एक गुण और साधन यानी एन एसेट एंड रिसोर्सेज समझना चाहिए। ये एक रुकावट नहीं है, ये एक समस्या नहीं है, ये व्यवस्थागत मुद्दा नहीं है। ये क्या है? एक गुण है, एक साधन है जो कि हेल्प करता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, इससे अच्छा पेपर नहीं हो सकता है। एकदम जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, कोई भी टीचर, कहीं का भी टीचर, ऑनलाइन हो ऑफलाइन पढ़ाते हो, कहीं से भी करे, वो ये टॉपिक आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वाइगोस्की, जीन पियाजे, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वहीं से देखिए सारे क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। तो इन टॉपिक को तो ऐसे भी बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, समझ लेना है और समझ पे ही ये आधारित क्वेश्चन है। देखिए बाल केंद्रित कक्षा वह है, अब बाल केंद्रित है यानी बच्चा जो है वो प्रमुख है यानी इम्पोर्टेंट है, तो बच्चे को तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। वर्गीकरण इज द बेस्ट निगेटिव, मतलब वर्गीकरण तो करना ही नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका ऐसे ही कट हो जाता है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए पुरस्कार और दंड, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा क्योंकि दंड देना सही नहीं है। अगर बाल केंद्रित है लिख दिया है साफ साफ, तो बच्चों के कभी भी बच्चों के लिए दंड का प्रयोग जहाँ भी दिया हो वो निगेटिव होता है। अध्यापन लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि टीचर इज ए फ्लेक्सिबल होगा और कैटर्स टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, हर बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है, तो वो होती है बाल केंद्रित कक्षा। तो बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें क्या होता है, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और सीटेड प्रीवियस ईयर पेपर आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। साथ साथ में मैथ की पीडोलॉजी जो कि अभी तक मैंने बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, मैथ्स में किस तरीके से नंबर लाना है वो आपके साथ शेयर भी करूँगी, आइडियाज़ भी शेयर करूँगी, और साथ साथ आपकी उसकी पीडोलॉजी और जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको भी डिस्कस करेंगे। सोशल साइंस की भी आज प्रीवियस ईयर पेपर आपको इसी सेट की मिल जाएगी। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा और डेली अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, समय बहुत कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा तो ये कहा था लेव वाइगोस्की जी ने, और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वाइगोस्की के सिद्धांत पढ़े हैं, तो ये ऑप्शन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सांस्कृतिक उपकरण की बात की गई है और यहाँ पे लेव वाइगोस्की अगर ऑप्शन में है तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते नहीं है, ऑप्शन जी इन पियाजे, अल्बर्ट बंटूरा, बीएफ स्किनर सबको आपको पढ़ना है, लेकिन ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो है लेव वाइगोस्की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज 15 तक क्वेश्चन करेंगे और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितने भी लोग हैं उनसे शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।
क्वेश्चन नंबर, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बहुत ध्यान देने लायक है क्वेश्चन में कि नहीं है पूछा गया है, तो हम नहीं है वाला ही आंसर खोजेंगे। तो उपयुक्त सामग्री है नहीं पूछा गया है, नहीं है ये पूछा गया है। तो बड़े आंशिक दृष्टि है तो बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें बिल्कुल होनी चाहिए। अगर उसे देखने में प्रॉब्लम है तो बड़े आकार होना चाहिए। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट ये भी होनी चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए ये पूछा गया है। बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पत्र, जो देख नहीं सकता उसे अगर बोलने वाली चीज़ तो और अच्छे समझ में आएगी। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, एक तो उसे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, कम दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप उसको और छोटा छोटा चीज़ लिखा हुआ चीज़ दे देंगे तो उसे क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त नहीं है पूछा गया है। तो ये चीज़ छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है। समावेशी शिक्षा की बात की गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और क्वेश्चन नंबर इस ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना समावेशी शिक्षा नहीं होता है। पहली बात तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, ठीक है। बच्चों की कार्य क्षमताओं के अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करना, सीमाओं की भी पहचान नहीं करनी है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। देखते हैं, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान करना। या फोर्थ है, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। समावेशी शिक्षा, समान शिक्षा, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक जो होते हैं उनको जो नॉर्मली पढ़ाया जा रहा है वो तो उतना तो कर ही लेते, तो फिर वो बोरिंग फील करने लगते। तो उनको कुछ ऐसा काम देने की ज़रूरत होती है ना कि जो वो मतलब पूरा उस पर लग जाए, अपनी पूरी दिमाग बुद्धि जो भी है उनका पूरा उसको, यही एक तरीके से आपको चैलेंजिंग वर्क। तो यहाँ पे चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिसमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता हो, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, कन्वर्जेंट नहीं होता है। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, वो तो खुद ही प्रतिभाशाली हैं, उनको क्या उतना ज़्यादा उनको वो थोड़ा वो तो जानते हैं, नॉर्मली वो अच्छे हैं, वो प्रतिभाशाली हैं, यानी उनको थोड़ा सा चैलेंजिंग चीज़ें देने के लिए। और यहाँ पे रटने पर आधारित परीक्षा देकर तो बिल्कुल भी नहीं ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 15 देखते हैं। पठन वैकल्प यानी डिस्लेक्सिया से संबंधित क्वेश्चन है। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। जो नहीं पढ़ पाते हैं वो डिस्लेक्सिया होता है। उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा उनके पढ़ने लिखने की कौशलता के विश्लेषण से उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। तो पठन विकल्प किससे संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। पढ़ने लिखने की कौशलता के विश्लेषण से किसकी पहचान होगी, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, तो उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। आज 15 क्वेश्चन किए हैं, कल आप लोगों को आगे के जो 15 क्वेश्चन है वो करेंगे, ताकि सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए। जो भी आपको अगर अपने सुझाव लगता है कि कहना है वो आप कमेंट बॉक्स में जाके एकदम कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज आप लोगों को 3 इस तरीके के CDP के जाएंगे, सोशल साइंस के और साइंस के 15 क्वेश्चन के सेट आप लोगों को मिलेंगे। तो वीडियो को
ज़रूर पूरा देखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।